my name is Pooja and we have been discussing the fundamental unit of life, class 9th NCERT 5th number chapter. Today we will talk about the very crucial part of the cell and its name is nucleus. Okay, so start करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए व्हाट एंड व्हाई, उसके ऊपर जो है आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए, लैब के अंदर जब हम सेल को स्टडी करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो लेट्स से कि हमने अनियन पील लिया, अनियन पील से ही हम जो है सेल की स्टडी करेंगे। ये एक प्लांट सेल होगा। ओके, सो हम जो है सेल को अच्छे से देखने के लिए जो है कुछ डाई सॉल्यूशन यूज करते हैं। वो आयोडीन सॉल्यूशन हो सकता है, मिथाइलिन ब्लू हो सकता है, सैफरानिन सॉल्यूशन हो सकता है। डाई के नेम जो है याद करना इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो सेल है इस डाई सॉल्यूशन से कलर ऑब्जॉर्व करता है। अब कुछ पार्ट जो है सेल के लाइटर दिखाई देंगे, कुछ डार्कर दिखाई देंगे। तो जैसे कि जो साइटोप्लाज्म है वो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो है थोड़ा लाइट दिखाई देगा, वो लेस जो है स्टेन एब्जॉर्ब करता है। और जो एक पार्ट होगा, एक डार्कर हिस्सा दिखाई देता है, एक रीजन एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द सेल, वो सेंटर की तरफ हमें दिखाई देता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसी डार्कर रीजन को जो है हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ए डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज एज वेल एज फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका क्या मीनिंग होता है? ये एक प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, एक लिविंग, इसके अंदर फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है ऐसे इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ओके, और इसके अंदर ऐसा मटेरियल प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियस के अंदर। देखिए, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बाहर बनाया हुआ है। ये जो न्यूक्लियस होता है तो इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल प्रेजेंट है जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करने के लिए सेल एक्टिविटीज एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि सेल कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, वो फूड ले रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, सेल जैसे भी बिहेव कर रहा है, उसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो कहाँ से कंट्रोल होती है? वो जो है न्यूक्लियस के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वहीं से जो है कंट्रोल होती है। दूसरा है कि वो ट्रांसफर करता है इस इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। मतलब जब एक सेल जो है, जैसे ये पेरेंट सेल है, वो अगर डिवाइड होता है, डिवाइड होके जो है वो दो डॉटर सेल बनाता है। ओके, तो पेरेंट सेल एक पर्टिकुलर जो है तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये इंफॉर्मेशन डॉटर सेल के अंदर कैसे जाएगी कि मैंने तो ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म की है, मैंने ऐसे बिहेव किया, आपको कैसे बिहेव करना है? वो इंफॉर्मेशन जो है न्यूक्लियस के थ्रू ही जो है डॉटर सेल के अंदर जाती है। ओके, मतलब जब वो डिवाइड हो रहा होता है सेल, तो ये न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और इसके अंदर जो है वो डॉटर सेल के अंदर ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सो जो न्यूक्लियस होता है, एक तो वो लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है। ओके, सेल के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर और चीजें भी होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से जो है ये सबसे बड़ा दिखाई देता है। दूसरा, इसकी शेप जो है ओवल या फिर स्फेरिकल जो है नजर आएगी माइक्रोस्कोप। इसके अंदर होता है वो क्या है कि जब हम एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल की स्टडी करते हैं तो हम जो है न्यूक्लियस को सेंटर की तरफ देखते हैं एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, एनिमल सेल जब यंग सेल होता है या फिर एनिमल सेल के अंदर मैच्योरिटी के टाइम पे भी वो टुवर्ड्स द सेंटर ही हमें दिखाई देगा। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि जब वो यंग होता है तब तो वो हमें सेंटर की तरफ दिखाई देगा, लेकिन जब वो मैच्योर प्लांट सेल होता है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि उसकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तब क्या होता है कि वो थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो है ज्यादा बड़ी कैविटीज बनती है जिनको हम जो है वैक्यूल्स बोलते हैं। तो इन वैक्यूल्स की वजह से जो है वो पेरिफेरी की तरफ जो है नजर आएगा जब हम उसको जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ओके,
जो एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि हम जो है ऑर्गेनिजम्स को भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, एक यूकैरियोट एंड एक जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट के अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड होता है, अच्छे से उसका स्ट्रक्चर जो है होता है, लेकिन नहीं अब हम बात करते हैं तो अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। ओके, मैंने पहले बताया कि आपको कि वो ओवल या फिर स्फेरिकल शेप का जो है नजर आएगा। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज होती है आउटर कवरिंग। ये जो रेड कलर में दिखाई दे रही है ये आउटर कवरिंग है, इसको हम न्यूक्लियर एनवेल्प या फिर न्यूक्लियर जो है मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, डबल कवरिंग होती है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि नेचर ने इसको डबल मेम्ब्रेन दी है। ओके, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जब इसकी जो ये मेम्ब्रेन है इसी की वजह से जो है ये क्या होता है, सेपरेट होता है। जैसे कि ये पूरा सेल है, साइटोप्लाज्म है, और यहाँ इस मेम्ब्रेन की वजह से ये अलग दिखाई देता है साइटोप्लाज्म से। ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तीसरा चीज इसके अंदर है कि परफोरेटेड बाय सेवरल पोर्स, मतलब इस जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डिफरेंट जो है पोर्स होते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, ऐसे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी पोर्स होते हैं। और इन पोर्स की वजह से ही जो है एक्सचेंज होता है मटेरियल का बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड जो साइटोप्लाज्म इसके आउटसाइड के सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे पोर्स होते हैं, तो इन पोर्स के थ्रू ही जो है साइटोप्लाज्म के अंदर वो मटेरियल जो है एंटर कर सकता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाता है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर कवरिंग है, सेपरेट करती है न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, एंड ये जिसके अंदर जो है बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल जो है होता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। सो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं। ये क्या है, कलरलेस डेंस सैप विद इन न्यूक्लियस इन विच क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस आर जो है सस्पेंडेड। ओके, तो सेल के अंदर जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस जो फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते थे। ऐसे ही जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड कंटेंट, एक विस्कस जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम जो है न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, और दूसरा यहाँ पे जो है ये थ्रेड लाइक दिखाई दे रहा है क्रोमैटिन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। वो जो है इसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह जो सब गोल्गी अपरेटस वगैरह प्रेजेंट होता है, ऐसे ही इसके अंदर न्यूक्लियोलस एंड जो है क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है वो एक राउंड स्ट्रक्चर होता है। ये जो ग्रीन कलर के अंदर मैंने बनाया इसके अंदर ये इसी को हम जो न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एंड इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो है बाउंड बाय मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर आरएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होती है, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड। ओके, एंड
इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन है, इसके अंदर राइबोसोम्स की जो है प्रोडक्शन होती है। और राइबोसोम इतने इंपॉर्टेंट है कि वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक मशीनरी है सेल के अंदर, जहां पे जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो हमें पता है प्रोटीन तो हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है तो जहां पे वो बन रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि राइबोसोम है। और राइबोसोम कहां पे बन रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्रोमैटिन मटेरियल। इट्स अ फॉर्म ऑफ इंटरवीन मास ऑफ थ्रेड लाइक जो है स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ ब्लैक कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। और ये किस चीज से मिलकर बना होता है, ये डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के अंदर। और ड्यूरिंग जो है डिवीजन जो क्रोमैटिन होता है वो बिकम हाईली कंडेंस थिक रोड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। डिवाइड करना होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है मटेरियल क्रोमैटिन, ये जो है पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और ऑर्गेनाइज्ड होके ये रोड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर ऐसे। तो इसी को जो है हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये जो है किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है। और जो डीएनए होता है वो जो है जीन से मिलकर बना होता है। ओके, जीन से मिलकर, जैसे कि उसके अंदर एक जीन ये हो गया, दूसरा ये जीन हो गया, तीसरा ये जीन हो गया। और ये जो जीन होते हैं इनकी पर्टिकुलर जो है प्रॉपर्टीज होती है कि एक जीन एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा और दूसरा जीन दूसरे टाइप की प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। ऐसे ही तीसरा जीन जो है अलग तरह की प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। यानी कि ये जो जीन्स होते हैं जिनसे मिलकर डीएनए बना होता है, फिर डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम बने होते हैं, तो ये जो जीन होते हैं यही फंक्शनल यूनिट होती है एक जो है डीएनए की। क्योंकि जब जीन जो है ऑन हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, जब वो ऑफ हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब वो एक्टिव होगा जीन तो वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, जब इनएक्टिव होगा तो वो जो है प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं करता है। और इन प्रोटीन के थ्रू ही सेल के अंदर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज कैरीड आउट होती है। ओके, सो फंक्शनल यूनिट क्या है सेल की, डीएनए की, वो है जीन। सो थ्रू दिस जीन्स ही जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी ऑन होती है टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, और जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो जो है फिक्स रहता है हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर वो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही डिफरेंट रैट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, कैट, लॉयन, जितने भी जो चीजें हैं प्लांट्स के अंदर, हर किसी के अंदर जो है अलग तरह के अलग जो है नंबर प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम। यहाँ पे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इंफॉर्मेशन एनकोड रहती है जो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है और जो है पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर भी ट्रांसफर होती है। और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ सेल के लिए नहीं होती बल्कि एनकोड होती है फॉर द होल ऑर्गेनिज्म। मतलब जो है जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम कैसे चलते हैं फिरते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गन्स है कैसे वर्क करेंगे, ये सब जो है, और हमारी जो फीचर्स होते हैं, हमारा नाक कैसा है, आंखें कैसी है, बाल कैसे होंगे, लंबाई कितनी होगी, ये सब जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है जो न्यूक्लियस के अंदर, जीन्स के अंदर एनकोड रहती है। जो सेकंड फंक्शन है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो सेल होता है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है ऑब्टेन करता है, किसकी वजह से, सिलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द जीन्स की वजह से प्लस इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब उनको कैसा एनवायरमेंट मिल रहा है उसके बेस पे जो जीन है एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन डेवलप करता है, तो उसी के बेस पे और जो सेल होता है उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर मिलता है। यानी कि ये इंफॉर्मेशन भी कि वो किस तरह का सेल बनेगा, वो कहाँ पे एनकोड होती है, वो भी जो है न्यूक्लियस के अंदर ही एनकोड रहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल होता है, फैट सेल होता है, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, और हर सेल जो है अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह जो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जो स्किन कलर है वो भी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्किन कलर से रिलेटेड जो जीन्स होते हैं वो जो है एनवायरनमेंट पे बेस्ड पे जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है उन लोगों के अंदर जो है
मेलानिन का जो पिगमेंटेशन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो स्किन कलर होता है वो डार्क रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जीन्स होते हैं, जब वो जो जीन्स होते हैं स्किन कलर से रिलेटेड, वो ज़्यादा जो है मेलानिन जो है पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें गर्मी का एनवायरनमेंट मिलता है, और जब सर्दी का एनवायरनमेंट मिलता है तो जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो कम प्रोड्यूस होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ठंडे देशों के जो लोग होते हैं वो जनरली गोरे पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो वो एक एनवायरनमेंट का फैक्टर है जो जीन के ऊपर जो है इफेक्ट कर रहा है, उनकी फंक्शनिंग को लेकर इफेक्ट कर रहा है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है एनकोड वो जीन्स के अंदर ही रहती है कि किस तरह का जो है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है बनेगा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सेल की डिवीजन के लिए। यानी कि सेल जो है सर्वाइव तभी कर पाता है, सेल ग्रो तभी कर पाता है जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। सेल भी तभी डिवाइड करेगा जब न्यूक्लियस जो है डिवाइड करेगा। इसके अलावा जो है मैं एक पॉइंट पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, वो भी न्यूक्लियस का फंक्शन है कि उसके अंदर जो है राइबोसोम बनते हैं, और जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सब जो मैंने डिस्कस किया है वो आपको बताया है मैंने कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या फंक्शन होता है। अभी मैं आपको जो है एक तो एक्सेप्शनल पॉइंट बताती हूँ कि कुछ जो है सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि आरबीसीज होते हैं। जो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं मैमल्स के अंदर, उनके अंदर मैच्योरिटी के ऊपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैरामीशियम होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, एक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो हमने अभी तक बात किया, डिस्कशन किया, वो जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल से रिलेटेड किया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर जो है होता है, और उसकी कोई मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती है। उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियस के जो है ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ही हमने ऑर्गेनिज्म को दो भागों के अंदर डिवाइड किया है कि वो यूकैरियोट्स होते हैं या फिर प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट जो है अलग से एक वीडियो बताऊंगी और डिफरेंस बताऊंगी कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय, सी यू लेटर।